गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गौरव जी नमस्कार। हर्ष नमस्ते। गुड इवनिंग। सूरज हेलो। श्वेता तिवारी नमस्ते। ज्योति हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो अभी आए हैं हमारे 6 बच्चे, ठीक है। और बच्चे हैं गायब यहाँ से, क्योंकि और बच्चे हैं रजाई में सो रहे, ठीक है। और आप लोग नहीं हो रहे, उनको बुला रहे। तो भाई सीधी सी बात है कि एक चीज तो ध्यान रखना, यहाँ चलेगी चीजें कंडीशन पर। और अब अगर पहले ये सारे बच्चे नहीं आते ना, पहले तो इनसे मैं टेस्ट लूंगा इनका कि इनको आता कितना है, ठीक है। जो जो ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे वो मुझे बताएं तो सही कितना आता है सबको, ठीक है। फिर करेंगे बात। कल एक टेबल भरने को बोली थी मैंने, ठीक है। और वो टेबल के बेसिस पर आज हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन वही है, ठीक है। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम करना है, जो क्वेश्चन कल का था वही, ठीक है। और किसके बेसिस पर करना है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बेसिस पर। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था, टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में बताया था कि कैसे आप टेबल के थ्रू आप एक आंसर लिखोगे जो कि 4 नंबर का होगा। और वो 4 नंबर का, नमस्ते नमस्ते, जो 4 नंबर का जो सवाल होगा उसका आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, ठीक है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा था, उसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 बताया था टेबल से ही, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन बताया था पूरा का पूरा। सभी लोगों को ये बात समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से, है ना। तो एक काम करते हैं, 1 मिनट का वेट कर लेते हैं ना, ओके। 1 मिनट का वेट कर लेते हैं, और 1 मिनट का वेट करने के जस्ट बाद हम शुरू करेंगे क्या, अपना ये टॉपिक, ठीक है। तब तक सभी बच्चों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव। और उन्हीं के जन्मदिन को युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस उन सभी लोगों के लिए जिनकी सोच युवा है, सोच के बुढ़ा जाने पर, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति जवान ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो भी बुढ़ा जाता है। और कोई उम्र से बुढ़ा रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी अगर सोच जवान है तो वो जवान है। तो उन सभी जवान लोगों के लिए जिनकी सोच जवान है, उन सभी लोगों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके जी। हाँ, तो अभी हम कर लेते हैं अपना टॉपिक शुरू। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हैप्पी लोहड़ी तो कल की है, कल की बात करेंगे। तो पहले हमने इसमें ना 4 स्टेप लिखे थे, कोई यहां पर भी बिल्कुल वही स्टेप वर्क करने वाले हैं, कोई और स्टेप वर्क नहीं करेंगे। तो चारों स्टेप कौन कौन से हैं? मेरे को चारों स्टेप आंसर लिख के बताओ जरा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करेंगे वो भी बताना, ओके। और स्टेप 4 में क्या करेंगे। ये चारों स्टेप के आंसर बताओ मेरे को फटाफट। सभी लोग आंसर लिखना जरा फटाफट, जल्दी से आंसर लिखना, जल्दी से आंसर फटाफट। तो 2 लोगों का आंसर आया, 3 लोगों का आंसर आया। एक तो यार फटाफट ना, चलो देखो जल्दी से रजाई से बाहर निकलो, बाहर निकलो भाई रजाई से। ये जो रजाई के अंदर घुसे हुए हैं ना, बाहर निकलो पहले जल्दी से। दरी में बैठो या टेबल लगाओ, सामने कुर्सी पे बैठो, बाहर निकलो फटाफट। देख रहे हो तुम मुझे रजाई में घुसे हुए हो, जल्दी फटाफट बाहर निकलो रजाई से पहले। स्टेप 1 बताओ, स्टेप 2 बताओ।
चलो भाई, तो स्टेप 1 में डेफिनेशन लिखनी है, स्टेप 2 में अजम्पशन लिखना है, और स्टेप 3 में इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ एक्सप्लेनेशन रखना है ना। तो स्टेप 1 में डेफिनेशन लिखनी है। किसकी डेफिनेशन लिखनी है भाई? परिभाषा। परिभाषा किसी की तो लिखनी होगी भाई, परिभाषा तो लिखनी है। दूसरे में अजम्पशन लिखने, अजम्पशन मान्यताएं। वो कौन से मान्यताएं हैं? कौन कौन सी मान्यताएं, जरा बताना मेरे को, कौन सी मान्यताएं। स्टेप 3 में हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्सप्लेनेशन रखना है। इक्विलिब्रियम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। संतुलन और उसकी व्याख्या। और चौथे में क्या लिखना है भाई? चौथा तो स्टेप ही नहीं आया आपका अभी तक। चौथा तो आपका स्टेप ही नहीं आया भाई। एक तो फटाफट ना एक एक करके मत लिखो, साथ साथ लिख लो सारे के सारे। मैं जरा देख लेता हूं। स्टेप 4, अच्छा स्टेप 4 में एक्सप्लेनेशन। स्टेप 4 में भाई ज्योति कौन सा एक्सप्लेनेशन लिखना है यार हमको? ऐसा तो कुछ था नहीं हमारा एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, हाँ जी ऋषि। स्टेप 2 अजम्पशन, स्टेप 3 टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन यहाँ ग्राफ में था, तो यहाँ पर सॉरी टेबल में था, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ आएगा ग्राफ। यहाँ तो ग्राफ आएगा। अमित मिश्रा, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अजम्पशन, इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, शॉर्ट रन एनालिसिस। शॉर्ट रन ये क्या है? 2 सेक्टर इकोनॉमी। एक साथ देखो ना जरा इसको फटाफट पूरा पूरा। एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। मुझे पता तो चले किस बच्चे को आता है। यहाँ एक एक करके आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा। पता भी नहीं चल रहा यार कि कौन बच्चा पूरा पूरा लिख रहा है। अरे 1 2 3 4 ये लिखो अजम्पशन। 1 2 3 4 जी ये है। इतना लिखने में क्या जा रहा है? वरना एक एक नाम ऐसे से चमकने में लगे में बस। ठीक है, एक नाम ऐसे से चमक रहे हैं, ऐसे थोड़ा पता चलेगा कि किस बच्चे को आता है किसको नहीं आता। राजन 1 2 3 4 ऐसे लिखो अजम्पशन। और आप लोगों ने ये वीडियो तो अभी तक लाइक करी नहीं यार, शेयर तुम कर नहीं रहे। कैसे चलेगा काम? ऐसे चलेगा क्या काम? देखो अब ऋतिक ने लिखा है सही थोड़ा सा। शॉर्ट रन एनालिसिस होगा, 2 सेक्टर इकोनॉमी होगा, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक होगा। यही था क्या? इसमें भी 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी आना चाहिए। ठीक है, हाँ। फिर ये गौरव ने एक अलग से लिखा भाई 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्यों लिख रहे? लिखो यार जल्दी से, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी करो भाई। जल्दी करने में क्या जा रहा है तुमको? जल्दी करने में क्या जाता है? जल्दी करने में क्या जाता है? बात ये हो रही है। ठीक है, तो ये हमने कुछ ग्राफ बना दिया। कोशिश कर रहे हैं ग्राफ बनाने की, मगर मुझे तब तक आंसर लिख के दो जल्दी से। अब लिखा है भाई, अमित मिश्रा ने लिखा है, हर्ष ने लिखा है क्लोज्ड इकोनॉमी, एएस इज इलास्टिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नो थ्रेट। अमित assumption, short run analysis, closed economy, AS should be perfectly elastic, capitalist economy, there is no threat of war, COVID। ओके, बहुत बढ़िया। शॉर्ट रन 2 सेक्टर, देखो दीपा ने लिखा, हर्ष ने लिखा, अमित मिश्रा कोविड रिसेशन, बहुत बढ़िया। यहाँ पर राजा लिख रहा है शॉर्ट रन एनालिसिस, 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, परफेक्टली इलास्टिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देयर इज नो थ्रेट ऑफ वॉर एंड पेंडेमिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते संदीप। शॉर्ट रन एनालिसिस, चलो भाई लिख रहे हो। एक तो तुम लोग ना रजाई से निकलो पहले तो। ये तुम्हें ऐसा लग रहा है मुझे तो पता चल ही नहीं रहा। ठीक है, एक तो रजाई से निकलो। अब मुझे कसम देनी पड़ेगी क्या सबको? सभी लोग दरी में बैठो, दरी में, या फिर नीचे बैठो, चेयर में बैठो, रजाई से बाहर निकलो पहले। ठीक है,
रजाई से बाहर निकलो। तुम्हें कसम है जिसकी तुम कसम खाना चाहो उनकी, ठीक है? नीचे बैठो, बाहर निकलो रजाई से फटाफट। ठीक है, जल्दी से निकलो, तभी होगी पढ़ाई। ऐसे हो रही है पढ़ाई क्या? ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, ठीक है? और इधर जो हम देख रहे हैं वो क्या है हमारे पास? यहां है जीडीपी, नेशनल इनकम, आप इसको इनकम भी बोल सकते हो। ये सब कहां आएगा? वह एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर क्या आएगा? एडी, एग्रीगेट डिमांड। ध्यान रखना, यहां पर थोड़े से छोटे ग्राफ बना के दिखा देता हूं मैं आपको। छोटे ग्राफ क्या दिख रहे हैं? ये सब याद है आपको? अगर मैं यहां पर ग्राफ की बात करूं, ठीक है, और ग्राफ की बात करूं और ग्राफ बोल दूं, पहले ही बता दूं आपको, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, रेफरेंस लाइन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इधर भी। ये साइड कंजप्शन को बता रही है, ये साइड इन्वेस्टमेंट आई बार को बता रही है। इधर आपका वही जीडीपी, इनकम या फिर नेशनल इनकम है, इधर भी वही जीडीपी, इनकम या फिर नेशनल इनकम है। अगर ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? ठंड है, ठंड तो है ही भाई, ठंड तो है ही। बगैर ठंड के क्या करोगे? तो अगर पढ़ाई करने के लिए तो निकलना पड़ेगा बाहर। भाई रजाई में बैठ के नींद आती है, आप सिर्फ इसको कथा के रूप में सुनते हो। मैं नहीं चाहता कि आप कथा के रूप में सुनो, बहुत नॉर्मल सी बात है। आपको बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, कि आप कितना पढ़ाई लिखाई करोगे। अच्छी पढ़ाई लिखाओ, हर किसी को कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो ज्यादा ही पढ़ाई लिखाई करेंगे, ठीक है? तो ये हमने ग्राफ बनाए हैं, और ये आपको याद है थोड़ा बहुत कि ये तो सी है, ये आई है, ये तो सी है और ये आई है। सी के बारे में सारा कुछ जानते हो, ये सी बार है, वो आई बार है, क्योंकि ये ऑटोनोमस है, वो ऑटोनोमस कंजप्शन है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ा वैसे वैसे, जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ा। यहाँ सी इज ग्रेटर देन वाई है, यहाँ सी लेस देन वाई है, यहाँ सी इक्वल टू वाई है, ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ इनकम के हर एक लेवल पर क्या है? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर है। अब जब हम इस ग्राफ को बनाते हैं एडी इक्वल टू एएस को, तो आप देखोगे तो एक चीज तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। क्या? मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो आप यहाँ देखो, एक तो जी आ गई ये रेफरेंस लाइन, एक तो ये आ गई रेफरेंस लाइन यहां पर से 45 डिग्री की, ठीक है? तो 45 डिग्री की जो ये रेफरेंस लाइन आ रही है, ये हमने सेट कर दी यहां पर। तो आप क्या देखते हो, जब ये 45 डिग्री की रेफरेंस लाइन है, तो इसमें आपको क्या दिखता है कि यार ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये तो आई बार है जैसा नीचे दिख रहा है, ठीक है? अच्छा, ये आई बार है और ये सी बार है, सॉरी सी लाइन है। तो अगर मैं इन दोनों को ही जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को ही जोड़ दूं, देखो ये आई बार है, ये सी है, तो ये सी बार बन गया, ये आई बार बन गया, बन गया नहीं बना? तो यार इन दोनों का एडिशन ही तो टेबल के अंदर क्या था? इन दोनों का एडिशन ही क्या था टेबल में? इन दोनों का ही एडिशन हमें दिखा था कि वो एडी है। तो इतना ही मैं ऊपर ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं नीचे से। आप देख रहे हो, पैरेलल चला देता हूं इसको, ठीक है? और इसका नाम क्या बन जाता है? एडी, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई बार, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई बार। और अगर मैं यहां पर जरा देखो, अगर आप देखते हो तो एडी की वैल्यू क्या बनती है? सी प्लस आई। और अगर मैं एडी को लिखूं यहां पर, तो सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार,
या आप देख रहे हो, तो क्या मैं इसको AD इक्वल टू A बार प्लस BY लिख सकता हूं? A बार का मतलब क्या है मैं पहले बता देता हूं। A बार इक्वल टू C बार प्लस I बार, और A बार का मतलब है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। इतनी बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, समझ नहीं आ रहा है? समझ क्यों नहीं आ रहा है? लास्ट वीडियो देखी है तुमने जिसका नाम भी यो है? क्या नाम है भाई तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, आई कांस्टेंट है। यो वाले का नाम क्या है जरा देखें तो सही। जरा देखो भाई, ये बात समझ आ गई होगी आपको बड़े आसानी से, बहुत आसान सा है। हाँ जी, तो आप ये देख रहे हो क्या है ये, A बार इक्वल टू C बार प्लस I बार। A बार का मतलब क्या है? ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस। अरे भाई फिर की हमारी कौन लेगा, वो अपने जीवन की खुद ले रहा होगा फिर की। देखो भाई, तो यहां पर पहला स्टेप तो वही है, डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी देनी है आपको? डेफिनेशन वही प्लांट AD इक्वल टू प्लांट AD इक्वल टू प्लांट AS, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्लांट AD प्लांट AS ना। तो प्लांट AS इक्वल टू प्लांट AD, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तभी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा, तभी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, हमें पता है कि जहां पर डेफिनेशन का मतलब क्या, प्लांट AS इक्वल टू प्लांट AD, तो प्लांट AD और AS का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी इज इक्वल टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। ये जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। वहीं अगर हम देखेंगे तो अजम्पशन क्या है, तो हमने पढ़ा 5 अजम्पशन है, 1 2 3 4 और 5, पांचवा अजम्पशन पढ़ी। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां AS और AD एक दूसरे के बराबर हो जाए। अब सीधी सी बात है यार, ये लाइन रेफरेंस लाइन है जो कि AS और Y और GDP के बराबर को शो करती है, ठीक है। वहीं पर ये वाली जो लाइन है वो किसको शो कर रही है? ये मैंने A बार लिख दिया, ये AD इक्वल टू C प्लस I को शो कर रही है। किसको शो कर रही है भाई? C प्लस I को शो कर रही है, I बार को, C प्लस I बार को। तो ये वाला जो पॉइंट मिलता है ये इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? यहां पर क्या हो जाएगा? AS इक्वल टू AD होगा नहीं होगा? AS इक्वल टू AD होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई मेरे को, जल्दी बताना। AS इक्वल टू AD होगा कि नहीं होगा? AS इक्वल टू AD होगा या नहीं होगा? ठीक है भैया, C बार और I बार सेम लेवल से स्टार्ट होगा या जरूरी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। ये तो हमने अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो आपने वो जो टेबल देखी थी ना, ठीक है, जो टेबल देखी थी उसमें मैंने एक टेबल आपके लिए इसलिए बनाई थी कि आपको याद रहे, बस, और कोई कारण नहीं था, ठीक है, कोई कारण नहीं था। इसलिए मैंने उसको क्या करा था, बराबर बराबर बनाया था कि आपको 75 प्लस 0.75 y और I की वैल्यू भी 75 भी बताई थी आपको मैंने, इसीलिए क्योंकि वो दोनों इक्वल, आपको नंबर याद रहे और आप पेपर में अच्छे से बना पाओ। उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, ठीक है, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। उसके हम कुछ और भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमारा क्या हो गया? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो गया AS इक्वल टू AD। अब मुझे ये बताना, ये मैंने समझाने के लिए C और I की यहां पर कॉम्बिनेशन बनाया, C और I का, क्या हमें यहां पर जरूरत है इसकी? अभी अगर जरूरत नहीं है तो मैं इसको यहां पर हटा देता हूं, क्योंकि यहां पर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं देखने को मिल रही है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब देखो, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर क्या होने वाला है। सॉरी, ये तो उल्टा ही हो गया, ठीक है। देखो भाई, तो ये आपको पता चल रहा है यहाँ पर, ये हमारी चीज बन गई, ठीक है। तो A बार, और ये आपको पूरी इक्वेशन दिख रही है, ये मतलब पूरा ग्राफ दिख रहा है, और ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि एक तरफ कंजप्शन लाइन जा रही है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का एडिशन जा रहा है, दैट्स कॉल्ड AD, और एक तरफ AS लाइन है। तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा है? जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
जहां पर वो अपने को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर इकोनॉमी का एक लेवल जा रहा है, और ये लेवल हमारा वाई हो गया, इसे मैं वाई स्टार कह देता हूँ। ये जो वाई स्टार है ये क्या बता रहा है, वाई स्टार जीडीपी के बारे में बता रहा है कि इकोनॉमी का जीडीपी इस लेवल पर यहाँ पर होगा। अब जब हम और चीजों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सिचुएशन से पहले तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को यही वाला दोगे, एएस इक्वल टू एडी का, एएस और एडी एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको जो भी चीज समझाई वो ये सब थी। अब हमें यहाँ जो पॉइंट नंबर 4 है वो लिखना है, जरा समझ लेते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या है। तो मैं यार यहाँ पर ना इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के, आपको पता ही है इन सब के बारे में, तो मैंने दिखाया है आपको बस। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 4 डिसइक्विलिब्रियम एंड रीइक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम एंड रीइक्विलिब्रियम है भाई। असंतुलन, असंतुलन एवं पुनः संतुलन, एवं पुनः संतुलन, भाई बहुत नॉर्मल सी बात है, ये होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो हम यहां पर दो चीज लिखेंगे, हम यहां पर दो चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, सीधी सी बात है, दो चीजों में पहली चीज आती है, पहली चीज क्या आती है कि ये सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है प्लांट एडी प्लांट एएस से ज्यादा है। अगर आपको कलर दिख रहा है तो बताओ यार मेरे को, दिख तो रहा होगा, ठीक है। और यहां पर प्लांट एडी लेस देन प्लांट एएस है, ये दो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। जब दोनों सिचुएशन आपको देखने को मिल रही हैं तो मैं इसके लिए कुछ कलर कॉम्बिनेशन का यूज कर लेता हूँ, इसका यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये कुछ कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। देखो भाई AD इज ग्रेटर देन AS, और इस सिचुएशन में AD इज लेस देन AS, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है भाई, ये वाला पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे कहते हैं संतुलन बिंदु। और ये संतुलन बिंदु अर्थव्यवस्था का है, संतुलन बिंदु किसका है, अर्थव्यवस्था का है। ओके, एक सेकंड है, 1 सेकंड। चलो भाई, ये आरजी ऑफिशियल के नाम से कौन है भाई, है मैं ग्राफ एक बार और बता देता हूं। चलो भाई ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी इज लेस देन एएस। तो ग्राफ में क्या पता चल रहा है, सबसे पहला पॉइंट जो पता चल रहा है, अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ पर ना इसको ब्लैक कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। इस वाले पॉइंट को 1 सेकेंड है, इस वाले पॉइंट को मैं जरा ब्लैक कर देता हूँ,
ठीक है, देखो भाई अब आपको समझ आ रहा है, अब दिख रहा है ग्राफ, इजीली दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर कि AD और AS जहां पर इक्वल हैं, जहां पर इक्वल हैं वो आपको क्या दिख रहा है, अब देखो आप, अब आपको सारा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो जहां AD और AS इक्वल हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और जहां पर AD ग्रेटर देन AS है, ये जो सिचुएशन दिख रही है आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कम करते हैं, इसको उंडू कर देते हैं। ठीक है, तो AD इज ग्रेटर देन AS दिख रहा है, तो ये सिचुएशन अलग है, ऊपर वाली सिचुएशन अलग है, ये दोनों ही चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है। ठीक है, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है, आप देख रहे हो जहां पर AS और AD एक दूसरे के इक्वल है, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, वो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इस वाली सिचुएशन पे कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है और कैसे होता है। डिसइक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है या तो P स्टार मतलब इस वाले पॉइंट से पीछे है, इस GDP से पीछे है, या इस GDP से आगे है। तो दो सिचुएशन मिलनी है, पहले आप उसको ही एक्सप्लेन करोगे। और वो क्या है पॉइंट, वो पॉइंट है, पहला पॉइंट है AD इज ग्रेटर देन AS, और दूसरा क्या है AD इज लेस देन AS। AD इज लेस देन AS, AD इज ग्रेटर देन AS और AD इज लेस देन AS। साइड में, अच्छा साइड से कट हो रहा है, रुको एक सेकेंड, अब देखो अब ठीक है क्या? अब ठीक है, बताओ मेरे को जल्दी से। डन है, अब तो कट नहीं रहा होगा, कट नहीं हो रहा होगा। तो यहां पर क्या है, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो रहा है, इस पॉइंट को मैं E नाम दे देता हूं। ठीक है, इस पॉइंट को मैं E नाम दे रहा हूं, E, ये जो पॉइंट है जो रेड कलर से बना हुआ है, यही है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसी को कहते हैं संतुलन बिंदु। अर्थव्यवस्था का संतुलन बिंदु वहां पर होता है जहां इकोनॉमी एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और आपने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप सही से करे। फोर्थ स्टेप में क्या कर रहा है, डिसइक्विलिब्रियम और रीइक्विलिब्रियम कर रहे हो, तो पहले आप AD इज ग्रेटर देन AS की सिचुएशन को समझाओगे कि AD इज ग्रेटर देन AS क्या होता है, पहले आप इसको बताओगे। तो आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या बताओगे, बताओ भाई मेरे को क्या बताओगे इस सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में क्या बताओगे? देखो भाई, लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ चीजें बताई थी कि एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो क्या होगा, लास्ट क्लास की लाइन को भी इंप्रूव कर देना, थोड़ा सा लेवल, हल्का सा लेवल तो नहीं है वो, पहले लास्ट वाली ग्राफ में भी, लास्ट वाले डिसइक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स में भी आपको एक्सप्लेन करना था, मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो मैं अब तो मैं बता रहा हूं, जरा उस चीज को क्लियर करना। इस सिचुएशन में आपको क्या लिखना है, इस सिचुएशन में आपको लिखना है कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रोड्यूसर का सारा माल बिक जाएगा। क्या लिखना है भाई, प्रोड्यूसर का सारा, ठीक है, माल बिक जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहली बात समझना कि प्रोड्यूसर सेल इट्स ऑल स्टॉक, ठीक है, हिज ऑल स्टॉक। ठीक है, और प्रोड्यूसर क्या कहेंगे हम इसे, एक सेकेंड, प्रोड्यूसर को लॉस होगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर लॉसेस अनफुलफिल्ड डिमांड, प्रोड्यूसर लॉसेस अनफुलफिल्ड डिमांड। देखो भाई, प्रोड्यूसर को क्या लॉस होने वाला है, जरा ध्यान रखना, प्रोड्यूसर को क्या लॉस होगा, तो प्रोड्यूसर अनफुलफिल्ड डिमांड को लॉस करेगा। एक उत्पादक बगैर पूरी की गई मांग की हानि उठाएगा, ध्यान रखना भाई, क्या लिख रहा हूं मैं कि एक प्रोड्यूसर बगैर पूरी की गई मांग की
बगैर पूरी की गई मांग की हानि उठाएगा। एक प्रोड्यूसर लॉसेस अनफुलफिल्ड डिमांड। भाई देखो एग्रीगेट डिमांड तो ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई उस मुकाबले है ही नहीं, तो क्या होगा, एक प्रोड्यूसर बगैर क्या करेगा, एक प्रोड्यूसर अनफुलफिल्ड डिमांड की लॉस उठाने वाला है, बगैर पूरी की गई मांग की वो हानि उठाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में, ए सिचुएशन में। मुझे ये बताओ, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो बताओ। एक प्रोड्यूसर बगैर पूरी की गई मांग की क्या होने उठाने वाला है, हानि, पहली सिचुएशन में। और दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, जरा इसको मैं यहां पर बता रहा हूं, बताओ भाई। यहां पर पहले वाली बात बताओ, समझ आई कि नहीं आई? समझ आ गई, आई कि नहीं आई? वो बाद में करेंगे, एएस बढ़ेगा कि एएस कम होगा बाद में करेंगे। पहले मुझे बताओ ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई, कि बगैर पूरी की गई मांग की हानि उठाएगा, ये वाली बात समझ आ गई। एडी इज ग्रेटर देन एएस वाली सिचुएशन में ऐसा होगा, और जब एडी इज लेस देन एएस वाली सिचुएशन में होगा तो प्रोड्यूसर को फिर लॉस होगा। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, 1 सेकेंड, फिर ये पीले में चले गए, तो मैं यहां लिखूंगा प्रोड्यूसर लॉसेस। ठीक है, क्या प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनवांटेड स्टॉक का, अनवांटेड स्टॉक। ठीक है, तो उसको लॉस होगा उत्पादक को अवांछित स्टॉक की हानि होगी, अवांछित स्टॉक की क्या होगी, हानि होगी। आप देख रहे हो यहां पर अवांछित स्टॉक है, अच्छा अनवांटेड स्टॉक है, तो प्रोड्यूसर लॉसेस अनवांटेड स्टॉक। आप देखो यहां पर पहले सिचुएशन में एडी इज ग्रेटर देन एएस की सिचुएशन में, मतलब इस पूरी सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है अनफुलफिल्ड डिमांड को। इसका मतलब उसका सारा माल जो था वो बिक चुका था। उसने माल कहां तक बनाया था भाई, माल मान लो यहां तक बनाया था। ठीक है, माल कहां तक बनाया था, यहां तक बनाया था, और डिमांड यहां तक आ रही थी। तो सीधी सी बात है, सारा माल भी बिक गया और अनफुलफिल्ड डिमांड भी बच गई। अगर थोड़ा सा उसने सोचा, मतलब जब ऐसा हुआ तो ये सिचुएशन क्या हुई, उसको बगैर पूरी की गई मांग की हानि उठानी पड़ी। और अगर इस सिचुएशन में था तो माल उसने यहां तक बनाया था और बिका कितना, यहां पर तक। ठीक है, बिका कितना, यहां पर तक। तो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आप देख रहे हो कि उसके पास अनवांटेड स्टॉक बचेंगे। भाई बहुत नॉर्मली हमें दोनों बात समझ आ रही है। ठीक है, एक में क्या हो रहा है, एक में उसका माल बच जा रहा है। तो मैं यहां पर दोनों को एक एक पॉइंट देता हूं, जरा देख लेते हैं क्या पॉइंट देते हैं। तो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं यहाँ पर। ये पॉइंट मान लो मैंने ए नाम दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, तो ए और बीच का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर मैंने नाम दे दिया सी और इधर दे दिया डी। तो आप देख रहे हो डिमांड क्या है यहाँ पर एएस ए है और एडी बी है। तो बताओ एएस ज्यादा है कि एडी ज्यादा है, तो सीधी सी बात है बी इज ग्रेटर देन, मैं इस सिचुएशन में लिख दूंगा बी इज ग्रेटर देन ए। और इस सिचुएशन में आप देखोगे तो डी इज ग्रेटर देन सी। तो आपको ये सिचुएशन देखने को मिल रही है कि पहले वाली सिचुएशन में उसके पास जितना माल था सब बिक चुका है, और जो फुलफिल नहीं हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है कि उसको अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस हो रहा है। तो यार ऐसी सिचुएशन में उसके पास एक ही ऑप्शन है, जब वो अनफुलफिल्ड डिमांड को पूरा ही नहीं कर पाया तो वो एग्रीगेट सप्लाई को ही बढ़ाएगा। उसके पास ऑप्शन ही क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। तो आप क्या लिखोगे, पहले आप इस सिचुएशन को ऐसे एक्सप्लेन करोगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन में भी आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, और इस वाली सिचुएशन को ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि प्रोड्यूसर को लॉसेस हो रहा है अनवांटेड स्टॉक का। आफ्टर दैट इस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो एएस को बढ़ाएंगे, और इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, उनको एग्रीगेट सप्लाई को कम करना पड़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब वो ऐसा करेंगे तो वापस इकोनॉमी कहां पहुंच जाएगी, एएस इक्वल टू एडी की सिचुएशन में वापस पहुंच जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है सबको, मुझे बताना। ठीक है, ओके, आपको बात समझ आ रही है, यहां पर बात समझ आ रही है? मेरी बात सबको समझ आ रही है? अगर आ रही है तो बताओ भाई फटाफट। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को?
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एएस बढ़ रहा है, दूसरी सिचुएशन में एएस कम हो रहा है और ये वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी। अगर बात समझ आ रही है तो थम्स अप करना, ठीक है, बात समझ आ रही है तो थम्स अप करना। डन है? ये एडी लाइन दोबारा बता दो कैसे बनी है। यार एडी लाइन कैसे बनी है, याद नहीं तुम्हें, मैंने अभी समझाया था यार, यहाँ पर कितने आसानी से समझाया था कि एडी क्या होता है। एडी तो सी और आई का एडिशन होता है यार, है ना। और सी और आई का एडिशन का मतलब क्या है कि अगर हमारा सी ये है, पहले से हमने पढ़ा है सी, साइड में दिख रहा होगा आपको, एक तरफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन लास्ट में बता देना, ग्राफ एक बार बता दो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है ज्योति, ग्राफ एक बार और बता दो। अच्छा तो ग्राफ कैसे बना आप फिर से समझना जरा ध्यान से। मुझे एक बहुत नॉर्मल सी बात मैं थोड़ा सा फिर से बना लूं, अगर आप सोचो बहुत फिर से अगर देखें तो थोड़ी देर के लिए इसे ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। और आप ये सोचो यहाँ पर कि ये हमने ग्राफ बनाया, ये 45 डिग्री, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन 45 डिग्री, ठीक है। अब आप इस सिचुएशन में देखना, बहुत नॉर्मल सी बात है यार, कुछ है ही नहीं इसमें। अब अगर मैं ये बोलूं कि सारे, पहले इधर ही देख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये रेफरेंस लाइन है जो कि y के इक्वल होती है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ कंजप्शन को रखेंगे, यहाँ इनकम को रखेंगे, जो कि सबसे पहला ग्राफ है। यहाँ y को रखेंगे इनकम को, यहाँ I को रखेंगे इन्वेस्टमेंट को, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। और ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ AD को रखेंगे, ये y हो गया। जरा समझना सभी लोग ध्यान से, ठीक है, ऊपर सेंड किया है, ठीक है, देख लूंगा मैं, ठीक है, देख लूंगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कंजप्शन लाइन कैसी बनी, याद होगा आपको कंजप्शन लाइन कैसी बनी। तो कंजप्शन लाइन कैसे बनी है तो आप ये देख लो यार, कंजप्शन लाइन यहाँ से शुरू हुई, ऐसे बनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लाइन सीधा फिक्स होती है, और अगर मैं इसको एक ही ग्राफ पे बनाऊं तो वो कुछ ऐसे नजर आएंगे, ये आई बार, दोनों को एक ही ग्राफ में बना दो तो ये सी, ठीक है। मैं यहाँ देखो, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये सी है, ये आई बार है, क्योंकि ये आई बार शुरू से ही आई बार है, ये सी बार यहां से शुरू होता है। मैं ये बता रहा हूं, ये आई बार है, ये सी है, ये सी बार है यहाँ पर, ये आई बार है। मुझे ये बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सी बार है, इस सिचुएशन में सी इज ग्रेटर देन वाई है, यहाँ सी इक्वल टू वाई है, ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ सी इज लेस देन वाई है। बताओ भाई संध्या और हर्ष, ये बात समझ आ गई, ठीक है। इधर इन्वेस्टमेंट कुछ इसी तरीके से रहता है, जब मैं दोनों को ही एक ही ग्राफ पे बना दूंगा, ये कैसे गायब हो गया सारा, ओके 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पर ये पूरी अगर सिचुएशन को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो आई बार है, ये मैंने आई बार यहां बना दिया, ये जो सी वाला कॉन्सेप्ट है वो यहां बना दिया। अब जब दोनों को ही ऐड करोगे आप, जब दोनों को ही जोड़ दोगे तो क्या करोगे भाई, सी और आई को जोड़ोगे ना, सी और आई बार को। अब सी और आई बार को अगर मैं इसी में आई बार को फिट करूं तो सी बार आई बार में जुड़ेगा तो पैरेलली तो आगे बढ़ेगा ये। देखो अगर ये देखोगे तो पैरेलल जितना ये एक्स्ट्रा है उतना ही तो ये आगे यहां से बढ़ के जुड़ जाएगा ऐसे, यस और नो, बताना जरा मेरे को, ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। और जब दोनों जुड़ेगा तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा सी बार
प्लस आई बार से इसकी स्टार्टिंग होगी, जिसको मैं ए बार बोला मैंने, और इसीलिए मैंने जब इसको दोनों को जोड़ोगे तो ये ए डी बनेगा, क्योंकि इसमें सी और आई बार दोनों जुड़े हुए हैं। और यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा ए एस और ए डी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y को ही ए एस बोलते हैं। मुझे बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? मुझे बताओ, ये समझ नहीं आ रहा है। हर्ष क्या समझ नहीं आ रहा है? मुझे ये बताओ कहां पर समझ नहीं आ रहा? जो दूसरा वाला जो ग्राफ लास्ट बड़ा बना रखा है वो वाला समझ नहीं आ रहा तो बताओ हाँ ये वाला समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूं आगे। बोलो 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 हर्ष बोलो। दोनों लाइन जो मिल रही हैं, दोनों लाइन जो मिल रही हैं, मान लो अगर मैं यहां पर देखो, यहां बता रहा हूं c इक्वल टू, सी की वैल्यू बता रहा हूं, c की वैल्यू 200 प्लस 0.8 y है मान लो, ठीक है। और i की वैल्यू जो कि i बार होता है वो ऑल टाइम 80 है। तो मुझे बताओ भाई ये 80 से शुरू होगा और ये c बार 200 से शुरू होगा, हाँ या ना हर्ष? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल भाई, एडी के लिए ऐड करनी होगी ना, ऊपर लिख तो रहा हूं मैं एडी इक्वल टू सी प्लस आई। तो मुझे बताओ एडी का मतलब क्या होता है, सी प्लस आई बार। तो इससे क्या हो जाएगा 200 प्लस 0.8 वाई प्लस 80, क्या निकल कर आएगा 280 प्लस 0.8 वाई। तो यार इसकी वैल्यू तो 280 होगी कि नहीं होगी? इसकी वैल्यू 80 है, इसकी वैल्यू 200 है, तो वो ऊपर से उठेगा नहीं उठेगा? बताओ भाई, हर्ष बताना जरा मेरे को। आ रही बात समझ? डन है ना? अब मुझे बताना, वो क्या कहते संध्या, तुम्हें भी डन है? तुम्हारा भी हो गया क्लियर? पता नहीं होना। ठीक है ना? अच्छा इतनी बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है? डन। अब देखो ये तो आपको बात समझ आ गई, लास्ट वाला एडी और एएस भी समझ आ गया है। जरा देखो ये वाला, ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया नहीं हुआ? मैं और छोटा कर देता हूं इसको। ये है आपका पूरा का पूरा जो आंसर है यहां तक का, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है तो मुझे बताना। 0.8 कहां से आया है? वो तो मैंने वैल्यू दी है, वो तो मैंने वैल्यू दे दी कि मान लो सी की वैल्यू कितनी है, 200 प्लस 0.8 वाई सी की वैल्यू है और आई बार की वैल्यू 80 है। ये तो मैंने क्वेश्चन दिया, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं ना वैसा क्वेश्चन है, कुछ थोड़े ना है। कोई बात नहीं दीक्षा, जो कर रहे हैं ना मुझे पता भी नहीं है कौन है। देखो किसी ना किसी बच्चे को तो लिंक मतलब वो मिले हैं जिनको पढ़ाई करनी नहीं है। आप कुछ बच्चों को तो पूरी इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को काम करना होता है ना। अब देखो कुछ बच्चे हैं या कुछ क्या कहते हैं असामाजिक तत्व हैं वो, ठीक है, जो बीच में आके बच्चों के ऊपर ही कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कौन है, बच्चे तो नहीं कहूंगा मैं, पढ़ने वाले तो है नहीं वो कोई भी, ठीक है। जो भी है अर्थव्यवस्था में सबका ही योगदान है। हमारी अर्थव्यवस्था सबको जॉब देती है भाई, किसी को ऑफिसर की और किसी को कुछ और, आप समझ ही रहे होगे, ठीक है। उनको क्या करना है। नमस्ते विनोद, नमस्ते, कैसे हो तुम? ठीक है, उनको छोड़ दो, उनको ब्लॉक भी कर दिया मैंने, ठीक है ना। चलो इतनी बात आपको सबको समझ आ गई है? अगर सबको इतनी बात समझ आ गई तो बताओ मेरे को फटाफट।
जल्दी से। और आप लोगों ने इसको वीडियो को लाइक करा नहीं करा, पहले बताओ मेरे को अभी तक, फिर मैं एक दो क्वेश्चन के आंसर लेता हूं जल्दी से। हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। टेबल में ऐड करके प्लॉट करके समझा दूं। देखो, अगर मैं टेबल जो मैंने कल बताई थी, तुमने वो वीडियो देखी रही होगी, ठीक है ज्योति, क्योंकि तुम आए नहीं थे कल। तो जो टेबल में जो होगा ना, वो एक्चुअल में अलग चीज होगी। वो तो मैंने आपको एक टेबुलर प्रेजेंटेशन बताया, उसको मैं टेबुलर प्रेजेंटेशन को कुछ भी रख दूंगा, बस मुझे वहां पर ना ये दिखाना था कि इक्विलिब्रियम लेवल निकल कर आ जाए, ऐसा निकल कर आ जाए जहां पर एएस और एडी एक दूसरे को बराबर हो जाए, ठीक है। वो एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है। उसका कभी भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्लॉटिंग करके नहीं होगा। इसका मतलब जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा लिखेंगे तो हमारा तो पूरा टाइम ही चले जाएगा बोर्ड में, हमारा तो पूरे मार्क्स ही कट जाने वाले हैं ऐसे में। तो हम ना प्लॉटिंग नहीं करने वाले ऐसी कुछ, ठीक है। तो प्लॉट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने वो जो टेबल बनाई थी वो एक काल्पनिक टेबल है, जिसमें क्या लिया था मैंने खुद ही नंबर ऐसे लिए थे जिससे कि आप इजिली समझ जाओ, इजिली याद रखो। मान लो आपको एडी निकालना है, भाई सीधी सी बात है, एडी के लिए क्या होता है, एडी के लिए आपको C प्लस आई चाहिए होता है। अब आई बार होता है, तो मैंने C की वैल्यू ऐसे रखी कि C बार प्लस बी वाई प्लस आई बार, ठीक है। C बार की वैल्यू कितनी है 80, ये कितनी है, सॉरी वहां 80 नहीं रखा मैंने, वहां रखा 75, ठीक है। तो वहां क्या रखा मैंने 75, इधर रख दिया 0.75 वाई और इधर भी रख दिया 75, जिससे कि आपको ये 75 वाली टर्म याद हो जाएगी, तो आपको एडी याद हो जाएगा। बस आपको 0 100 200 300 करके 1000 तक लिखना है, तो जिससे कि आपकी टेबल इजीली ड्रॉ हो जाएगी, इजीली बन जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आ रही बात समझ? उसके ऊपर है क्वेश्चन, अच्छा उसके ऊपर भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ऊपर सेंड किया है तो ऊपर देख लेते हैं फिर से, और इफेक्ट होती है सब। अच्छा सर एक बार बता दो, एक्सेस डिमांड के केस में डिमांड इन क्या एएस इंक्रीज करेंगे, अच्छा ठीक है, ये तो दूसरा है, ठीक है। एक्सेस डिमांड जब भी होगा, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कब होगी, तो ध्यान रखना वो होगी एडी इज ग्रेटर देन एएस, ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखना। ये कोई एक्सेस डिमांड नहीं है, ये कोई एक्सेस डिमांड नहीं है। एक्सेस डिमांड कब होती है, एक्सेस डिमांड इसके बाद वाला चैप्टर है, वहां पर क्या है, जब आपका जो एडी होगा ना वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हम बोलते हैं इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो, एडी इक्वल टू एएस हो जाए, ठीक है। ये सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट पर हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एडी ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तब उसको एक्सेस डिमांड कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये आए थे कल कमेंट निकल, ये तो मैंने हर्ष को समझाने के लिए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ बड़ा आसान सी एक बात थी, एक्सेस डिमांड अलग चीज होती है, एक्सेस डिमांड ना इसके बाद वाला चैप्टर है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाओगे तब एक्सेस डिमांड जैसे सिचुएशन आएंगी, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड एक अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक्सेस डिमांड कुछ नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर अलग है, ये 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है। एक्सेस डिमांड एक प्रैक्टिकल सिचुएशन इकोनॉमी होती है, और वो भी प्रैक्टिकल उतनी नहीं है जितनी बस आपको पढ़ने के लिहाज से ठीक है बस, ठीक है। आ रही बात समझ ज्योति, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो बताना पड़ेगा आपको, ओके। अब मुझे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपको करवा दूं न्यूमेरिकल सॉल्व भी। तो इसमें एडी को इफेक्ट करके एडी इक्वल टू एएस करेंगे, किसमें एडी को इफेक्ट करें। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलग क्वेश्चन है, ये होते हैं 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी के, जिसे हम अजम्पशन लेके चलते हैं। ध्यान रखना किसी भी चीज को जब अजम्पशन लेके चलेंगे तो उसकी कहानी कुछ और होगी, और जब हम वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड, उसकी कहानी थोड़ी अलग है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे अपन, नेक्स्ट क्लास में नहीं, अभी ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो करवा दूं ना एडीएस के न्यूमेरिकल करवा दूं, इसके बाद वाले जो इसी का थोड़ा सा मतलब तीसरा पार्ट है, जिसे कहते हैं हम कौन सा प्रेजेंटेशन, उसको कहते हैं हम अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन,
देखो अभी ना अगर तुम मुझसे पूछोगे ज्योति की एडी को अफेक्ट करके एडी इक्वल टू एएस करेंगे, तो भाई मैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को जब मैं समझाऊंगा ना आपको, तब मैं बताऊंगा, तब बात समझ भी आएगी तुम्हारे। मैं यहाँ पर हाँ ना भी बोल दूंगा कि करेंगे नहीं करेंगे, तुम्हारी बात समझ नहीं आएगी। ठीक है ना? ओके, बात समझना। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं बस। ठीक है ऋतिक? और फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बस। ओके डन, इतना काम करेंगे। दो कुछ क्वेश्चन करेंगे एडी इक्वल टू एएस के, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे। बड़ा आसान सा है एडी इक्वल टू एएस का कॉन्सेप्ट। क्या होता है, हम बोलते हैं इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी, ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था का संतुलन कहां पर होता है, तो जहां पर प्लान्ड एएस प्लान्ड एडी के बराबर होता है, प्लान्ड एएस प्लान्ड एडी के बराबर होता है, वहां इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होता है। टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के करवा दो। ऐसा ही अप्रोच तो इसके बाद आएगी, ऐसा ही अप्रोच भी करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, ऐसा ही अप्रोच ही करेंगे। ठीक है, चलो भाई ज्योति तुम बोल रहे टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये सब किसके हैं, ये सब है आपका 3 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी में जाएंगे सब, और आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर है। तो मुझे ये बताओ टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करवाना है क्या? ठीक है, वो करवाना तो बनता ही नहीं है। अभी वो वाला जो सिलेबस है वो बीकॉम फाइनल ईयर में है। ठीक है, वो भी 6 सेमेस्टर में जाके, तो मुझे करवाने में कुछ नहीं है, मैं तो बीकॉम वालों को 6 सेमेस्टर वालों को पढ़ाता ही हूँ, मैं तो करवा दूंगा। अगर आपके सिलेबस से परे की चीजें हैं वो। अच्छा देखो, एएस का मतलब क्या बताया था, एएस का मतलब बताया था मैंने वाई, और एडी का मतलब क्या था, एडी। अभी एडी देख लेते हैं, तो जहां पर वाई इक्वल टू एडी हो जाए, अब इसको इक्वल करूं तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू सी प्लस आई बार। अब आई बार क्यों है, बार बार मैंने आपको बताया, तो फिर इसको देख लेते हैं। फिर तीसरे नंबर पर वाई किसके इक्वल हो, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार के इक्वल होगा, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी। अब लास्ट क्लास में हमारा जो टेबुलर प्रेजेंटेशन था, वहां 600 का एएस था और 600 का एडी था, है ना दीक्षा? याद है तुम्हें दीक्षा? दीक्षा मेरे को बताओ, तुम यहीं पर हो? दीक्षा जी अगर यहीं पर हो तो देखो, तो y कितना था, 600 था। इसका मतलब ये निकालना है कि इकोनॉमी कहां पर इक्विलिब्रियम में होगी, और हमें ये बताया मैंने अभी आपको 75 प्लस 0.75 y प्लस 75 की वैल्यू ली थी मैंने, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। देखो 75 प्लस 75 150 प्लस 0.75 y, इसको ऐसे रखेंगे। ये y की टर्म लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो y माइनस 0.75 y इक्वल टू 150। अब आपको पता है y कॉमन ले लेंगे, तो इधर 1 बचेगा, इधर 0.75 बचेगा, इधर कितना बचेगा 150। तो देखो निकालोगे तो क्या निकलेगा, 0.25 y इक्वल टू 150। ठीक है, y इक्वल टू क्या निकलेगा 150 अपॉन में 0.25। अब अगर आप करोगे तो देखो ये हो जाएगा, 2 जीरो यहां निकल जाएंगे। यहां देख लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 15,000 अपॉन 25। अब इसे आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, y की वैल्यू 600, कितने आएगी 600, जो कि ये रही। आ रही है बात समझ? ठीक है, चलो इसका आंसर निकालना जरा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसका आंसर निकालना। c इक्वल टू 18, सॉरी यहां लिख देता हूं, ठीक है, 280 प्लस 0.8 y और i बार की वैल्यू है 80। मुझे बताओ as इक्वल टू एडी कौन सी जगह पर होगा, कौन सी इनकम पर होगा? इसका मतलब y कितना है, और y को ही बोलते हैं हम नेशनल इनकम कितना है यहां पर। जल्दी बताओ भाई फटाफट, मेरा कौन सी जगह है, जल्दी बताओ। टैक्स
और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से डिस्पोजेबल इनकम इफेक्ट होगी, जिससे एडी इफेक्ट करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को नलिफाइड करते हैं। नाउ आई एम राइट नाउ। ज्योति, फिर से मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्या होता है, जब तक मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा तब तक मैं बताऊंगा भी ना तो पता नहीं मैं क्या समझा रहा हूं और तुम क्या समझ रहे हो। ठीक है ना। राजन का निकल रहा है 1800 और ऋषि का निकल रहा है 720, हर्ष का निकल रहा है 1200। ठीक है। तो ज्योति, अगर तुम्हें थोड़ा सा इसको वैसे ही समझना है ना, तो अगर तुम यहीं कोड़ा वगैरह में रहते हो, आसपास ही रहते हो हमारे, तो कोचिंग में आ जाना, मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगा थोड़ा बहुत अलग से, अगर तुम्हें जल्दी समझना है तो। ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हारी बात को ऐसे समझ भी नहीं पाऊंगा, और ये जिसने भी तुम्हें ये बता रखा है ना कि इसमें एडी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये वो, ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये सब लिखते हो ना, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या होने वाला है, आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेपर में ऐसा आंसर लिखते ही नहीं है। ठीक है ना। पेपर में ये सब आंसर नहीं लिखते। ठीक है। तुम्हारे कुछ दोस्त लोग पढ़ते होंगे हमारे पास, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उनसे ले लेना, ऐसे ही आ जाना, मैं बता दूंगा तुमको। ठीक है। और वरना तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब तक का वेट करना पड़ेगा, तब आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर उससे पहले सॉल्यूशन कराने तो आ सकते हो तुम। डन है। ओके ओके ज्योति, अगर मेरी बात समझ आ रही तो ओके लिखना और मुझे आंसर बताना। यहाँ पर हिमानी ने 1800 लिखा है, फिर यहाँ पर देखो ऋषि का भी अब 1800 आ गया है, संध्या का 1800 आ गया है। ठीक है। फटाफट देखते हैं। मेरा ना फोन बंद हो गया दूसरा वाला, जिससे मैं आपकी ये कमेंट्स देखता हूँ। ठीक है। तो तब तक के लिए मैं यहाँ देख रहा हूँ दूसरे वाले फोन में, जिससे आपकी ये वीडियो शूट हो रहा है, तो उससे चेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो सभी लोगों का 1800 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है। एक बार सॉल्यूशन करके देख लेते हैं क्या 1800 ही है। तो जरा देख लेते हैं इस सिचुएशन में क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं तो क्या होगा, सीधा सीधा सा है, y इक्वल टू 200 प्लस 0.8y प्लस 80। ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 280 प्लस 0.8y, y इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 0.8y इक्वल टू 280। ठीक है। ये हो जाएगा 0.2y इक्वल टू 280। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 280 अपॉन में 0.2, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, तो कितना आ रहा है भाई, 2 एकम 2। मेरा आंसर तो कुछ और आ रहा है यार, मेरा आंसर तो कुछ और आ रहा है। अच्छा 280 लिखा है मैंने। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, सभी लोगों को सॉरी। यहाँ मैंने 280 लिखा है और मैंने यहाँ खुद गलती कर दी। ठीक है। मैंने क्वेश्चन 280 की जगह 80 ले लिया। ठीक है। थोड़ी सी हमारी गलती है। ठीक है। तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ ना। ओके। तो आंसर ठीक कर लेता हूँ। ये हो गया 280, तो ये हो जाएगा 360, ये भी हो जाएगा 360, ये भी हो जाएगा 360, ये भी हो जाएगा 3600। 0.2 पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया हमने, ये हो जाएगा 1800। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। ओके ओके ओके, देखा अभी जैसे ही मैंने छोटी सी गलती करी सभी लोगों ने फटाफट कमेंट लिखने चालू कर दिए। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, पता चलता है। ठीक है। ओके। तो ये 280 है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन करोगे, लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैं देखता हूं कौन सबसे पहले आंसर करता है। जरा ध्यान रखना, मेरा क्वेश्चन कुछ इतना सा कुछ नहीं है ज्यादा बड़ा। ठीक है। तुमने भी सेम मिस्टेक। ओके। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या है, मेरा जो मेन क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है। तो सी वैल्यू लिख रहा हूं अभी। ओके। जरा मेरे को बताना, जल्दी बताओ आंसर फटाफट। देखता हूं कौन जल्दी करता है, देखता हूं कौन जल्दी करता है। फटाफट आंसर चाहिए मेरे को, फटाफट। सबसे पहला आंसर किसका आने वाला है, चेक करते हैं। सबसे पहला आंसर, सबसे पहला आंसर किसका है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहला आंसर अभी तक नहीं आया यार।
अभी तक तो नहीं आया कोई आंसर। सबसे पहला आंसर किसका है? आया हर्ष का। अच्छा, सबसे पहले ऋषि का आया है, फिर हर्ष का आया है, फिर राजन का आया है। देखो ये माइक्रो सेकंड, मतलब कितने सेकंड्स का भी डिफरेंस नहीं आ रहा। देखो 3 लोगों का आंसर, 4 लोगों का आंसर, ज्योति का भी आंसर। फटाफट भाई और लोग भी लिखो जल्दी से, 4 ही लोगों का आंसर आया, फटाफट फटाफट। गरिमा मिश्रा, अब आप खुद ही देख लो भाई रैंक किस किस की कौन कौन सी पहुंच रही है। ठीक है, यहां पर फिर मोना आ गई, मोना के बाद दीक्षा। ऋतिक तुम्हारा आंसर तो 20 ही आ रहा है। ठीक है, हिमानी, हिमानी का 2000, सूरज गुप्ता 2000, अमित मिश्रा 2000। ऋतिक तुमने मिस्टेक कर दिया, ठीक करो उसको जल्दी से जल्दी से। आप देखो सभी लोग निकाल रहे हैं आंसर, लिखते जाओ। आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क होमवर्क लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। आपका होमवर्क है ये। गौरव कश्यप, ऋतिक का आंसर आ गया, संध्या, आपके लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और यही है आपका होमवर्क। ठीक है, और कल फिर से मिलेंगे हम आपको इससे आगे की बातों को, इससे आगे के क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप आंसर लिख रहे हो। ठीक है, टेलीग्राम पे मुझे सेंड करना पड़ेगा। आपकी कोई सी भी बुक में लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वरना टेलीग्राम पर हर बहुत सारे मैसेजेस, वो क्या कहते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन भेज ही रहा है। ठीक है, तो सभी लोगों को शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ठीक है, और हैप्पी लोहड़ी। कल गज्जक खाना, मूंगफली खाना, रेवड़ी खाना, जो मर्जी खूब खाना। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।